अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। मैं 2 दिनों के बाद इस यूट्यूब चैनल पे लौट रहा हूँ। आज 31 अक्टूबर 2025 है, जुमे का दिन है। आज अमेरिका और तमाम मग़रबी दुनिया में हैलोवीन का जो फेस्टिवल है, उसे बनाया जाएगा बहुत जोश व ख़रोश से। इसका ताल्लुक जहाँ पम्पकिन के साथ है, वहाँ खौफ़ व हरास के साथ भी। और एक पाकिस्तानी दोस्त के कहने लगे कि हम तो डॉक्टर साहब गुज़िश्ता 3.5 बरस से मसलसल हैलोवीन जो है, वो मना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और जब आप इस्लामाबाद के 26 नवंबर के मैसेकर को याद करते हैं, मुरीदके के अंदर जो कत्ले-आम व खून की होली खेली गई है, तो आपको लगता है कि डेफ़िनेटली हैलोवीन ही पाकिस्तान में मनाई जा रही है। बहरहाल, जैसा कि मैंने कहा कि मैं 2 दिन के बाद इस यूट्यूब चैनल पे लौट रहा हूँ, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि मैंने एक अफ़गानिस्तान-पाकिस्तान के मुज़ाकरात के हवाले से एक बहुत तफ़सीली इंग्लिश का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया एम्बेसडर उमर समद के साथ, जो ना सिर्फ़ ख़ुद अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं कनाडा में और फ्रांस में, बल्कि वो एक डिप्लोमेट्स की फ़ैमिली से उनका ताल्लुक़ है। वो तालिबान के कोई दोस्त नहीं, लेकिन उनका एक बड़ा बैलेंस पर्सपेक्टिव है। अटलांटिक काउंसिल में वो काम करते हैं, और इसी हवाले से उनकी बहुत गहरी नज़र है इस पूरे के पूरे जो प्रोसेस चल रहा है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में। मुझे खुशी है कि जिन लोगों ने वो देखा आइकॉनोक्लास्ट विद मोहित पीरज़ादा के चैनल के ऊपर, उन्होंने उसे बेहद पसंद किया। लेकिन मुझे अफ़सोस ये है कि उसे बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे भी देखें, बिकॉज़ इस किस्म की डिस्कशंस जो हैं वो यूज़फुल होती हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। और मेरी फिर वो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ये जो चैनल है आइकॉनोक्लास्ट विद मोहित पीरज़ादा, इसे जॉइन करें, बिकॉज़ मैं और भी बहुत सी डिस्कशंस आपके लिए इस चैनल के ऊपर लेकर आऊँगा। अब कमिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन, मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं इस वक्त, जिनका ताल्लुक, जैसा कि मैंने जिक्र किया, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान इस वक्त एक टेंस सीज़ फायर है, जिसने 6 नवंबर तक चलना है। वो भी एक डेवलपमेंट है। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल आफरीदी ने अपनी काबीना का ऐलान कर दिया है, और अब दिन के 3 बजे उनकी काबीना जो है वो गवर्नर हाउस में हल्फ उठाएगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो है वो बहुत एक वॉर ऑफ वर्ड्स चल रही है, एक अंदरूनी तोड़-फोड़ और इंतशार की सूरत हाल भी हमारे सामने है। और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मैसिव एक्सरसाइज, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जो है राजस्थान और गुजरात के पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर कर रहा है, जो त्रिशूल एक्सरसाइजेस का नाम है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? फिर बाज़ चीज़ों का ताल्लुक अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप से है। तो एक-एक करके हम इस सूरत हाल को देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जो है, तुर्की के अंदर तुर्की की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन इशू किया, जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिसके 5 नुक्ते या 5 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये कहता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तुर्की और कतर की मदद से इस्तांबुल के अंदर एक टॉक्स हुई, जो 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक जारी रही। ये पहला नुक्ता है। दूसरा नुक्ता है कि इसके नतीजे में जो सीज़ फायर हुआ था दोहा में 18 और 19 अक्टूबर को तय पाया था, वो कंटिन्यू करेगा, जारी रहेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि प्रिंसिपल लेवल की एक मीटिंग जो है दोनों मुल्कों के दरमियान होगी, 6 इस्तांबुल में होगी दोबारा 6 नवंबर को। अब ये क्लियर नहीं है कि प्रिंसिपल लेवल का क्या मतलब है। जैसा मैं पिछले वीलॉग्स में आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से कोई मिनिस्ट्रियल लेवल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी इस्तांबुल में 25 और 30 अक्टूबर के दरमियान। अफ़गानिस्तान की तरफ से उनके इंटीरियर मिनिस्टर भी यहाँ पे थे, गालिबन उनके डिफेंस मिनिस्टर भी यहाँ पे थे, उनके डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर भी यहाँ पे थे। लेकिन पाकिस्तान की साइड से आईएसआई के एक जनरल जो हैं, जो उनके स्पेशल ऑपरेशंस को हेड करते हैं, जनरल शहबाज जो हैं, वो इन नेगोशिएशंस को लीड कर रहे थे। तो प्रिंसिपल लेवल का क्या मतलब है? क्या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे 6 नवंबर को पहुँचेंगे, ख्वाजा आसिफ आएंगे, या डार साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे? चौथा पॉइंट उसका ये है कि तमाम साइड्स जो हैं, अच्छा, इसमें जो लफ्ज़ तमाम साइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का इस पे इत्तफ़ाक़ हुआ है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, कतर और तुर्की का इसके ऊपर अब इत्तफ़ाक़ हो गया है कि एक जॉइंट मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन मैकेनिज़्म जो है वो तश्कील दिया जाएगा, और जो भी उसको वायोलेट करेगा उसको पेनल्टीज़ पे करनी पड़ेंगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पेनल्टीज़ क्या होंगी, और ये मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ी कंसेशन की गई है अंडर टर्किश एंड कतरी प्रेशर, बिकॉज़ पाकिस्तान तो लगता है कि किसी किस्म के जॉइंट मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन मैकेनिज़्म जो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को वेरीफाई कर सके, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। या वो कुछ और चाहता था, जैसे कि अफ़गान तालिबान की तरफ से, उनकी हुकूमत की तरफ से। अब ज़ाहिर है हम उसको अफ़गान तालिबान ही कहते हैं अपनी ज़ुबान में, लेकिन वो अपने आप को अफ़गान तालिबान नहीं कहते। वो हर दफ़ा अपने आप को रेफ़र करते हैं एज़ द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान। तो उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान दर हकीकत हमें ये नहीं कह रहा जो हम समझ रहे हैं। पाकिस्तान ये कह रहा है कि अफ़गान तालिबान 100% कंट्रोल करके दिखाएं टीटीपी के हमलों को। और उनका कहना है कि हम
इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम उन्हें डिटेन, गिरफ्तार और एक्सपेल कर सकते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर होने वाले हमलों को 100% जो है वो रोक हम नहीं सकते। इस किस्म की कोई कैपेसिटी हमारे अंदर नहीं पाई जाती। बहरहाल एक वेरिफिकेशन मैकेनिज्म जो है वो फाइनलाइज होगा 6 नवंबर को, और इस पर तमाम साइड्स का इत्तफाक जो है हो चुका है। तुर्की और कतर ने 5वें पॉइंट में पाकिस्तान अफगानिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इन टॉक्स के अंदर पार्टिसिपेट किया। अब इसमें एक पॉइंट मैं बड़ा आपके सामने चाहता हूँ, इस पर भी आप गौर कर लें। अब देखें कि किस तरह से ये दो मुस्लिम ममालिक जो हैं, तुर्की और कतर, ये इन टॉक्स के ज़रिए अपने कद में, अपने रीजनल इन्फ्लुएंस में और अपने इम्पैक्ट में भी इजाफा कर रहे हैं। जब भी कोई मुल्क इस सिचुएशन में आता है जहाँ उसके बाकी ममालिक के साथ इस किस्म के बरादराना ताल्लुकात होते हैं कि वो दो मतहरब ग्रुप्स को, कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट्स को एक टेबल या प्लेटफॉर्म पे ला सके, तो वो जो मीडिएटिंग स्टेट होती है उसके कद में, उसके इमेज में, उसके लेवरेज में, उसकी कनेक्टिविटी में इजाफा होता है। और कतर जो है, ये छोटा सा नन्ना मुन्ना टाइनी कतर जो है, वो इस किस्म की लेवरेजिंग में स्पेशलाइज करता है। चंद दिन, चंद हफ्ते पहले आपने देखा कि कितने महीनों की तगोदो के बाद कतर ने अमेरिका, इजराइल, हमास, इजिप्ट और तुर्की सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। और तुर्की की भी यही स्पेशलाइजेशन है। और आप अब देखें कि कैसे तुर्की और कतर मिलके मुस्लिम दुनिया के बहुत इम्पोर्टेंट ममालिक की हैसियत से इमर्ज कर रहे हैं, जो बाकी मुस्लिम ममालिक को एक टेबल के ऊपर ला के उनके दरमियान में बातचीत करा सकते हैं। कतर मुझे बहुत ही इस लिहाज से इंटरेस्टिंग एग्जांपल लगता है, जब आप कतर को देखते हैं कि छोटे नन्हे मुन्ने कतर ने अल जजीरा क्रिएट करके दुनिया भर में किस किस्म का इम्पैक्ट पैदा किया। आप में से शायद बहुत कम लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हों कि कतर के अंदर कतरी सिर्फ 2-2.25 लाख हैं। बाकी कतर की सारी पॉपुलेशन जो है वो एक्सपैट वर्कर्स की है, जिसमें हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फिलिपिनो, इजिप्शियन, पैलेस्टीनियन सब शामिल है। कतरी सिर्फ 2-2.25 लाख है। ये सब 2-2.25 लाख की कम्युनिटी है जिसने पूरी दुनिया के अंदर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस पैदा किया। अमेरिका में भी पता नहीं 100 के करीब उन्होंने लॉबिस्ट जो है वो हायर किए। कमिंग बैक टू इट, के जो टॉक्स की सीज फायर हुई है, इस पे 3-4 किस्म के रिएक्शन हमारे सामने आए। एक तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने 3 चीज़ें कही हैं, उनकी एक हेडलाइन भी बाकायदा है। उन्होंने कहा है कि हम तमाम अपने नेबर्स जो हैं उनके साथ अच्छे रवाबित रखना चाहते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ और ईरान के साथ, एमिरेट ऑफ इस्लामिक अफगानिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही उनकी ये वॉरफेयर की सिचुएशन डेवलप कर गई है 2021 के बाद से। तो हम पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नॉन इंटरफेरेंस हो और हमें कोई डराए धमकाए ना। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इसे खैर मकदम किया है बड़े गार्डेड तरीके से। ख्वाजा आसिफ साहब ने एज़ यूजुअल वो आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ जो जियो का प्रोग्राम है वहाँ पे गए, और ये प्रोग्राम जो है शाहज़ेब खानज़ादा का, इससे ख्वाजा आसिफ साहब ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक बुलेटिन में बदल दिया। अगर आप देखें कि हर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब की जो स्टेटमेंट आती है इंटरनेशनल रीजनल इशूज़ पे, किसी भी चीज़ पे, वो शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम के साथ आती है। तो अब ये प्रोग्राम भी एक सरकारी हुकूमत के प्रोग्राम में आसानी से बदल गया। बहरहाल ख्वाजा साहब ने कहा है कि उम्मीद की एक किरण पैदा हुई है तुर्की के प्रेशर देने से, लेकिन अभी मामला जो है कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होगा। वो इस लिहाज से ख्वाजा साहब खैर बहरहाल ठीक कहते हैं। अब इसमें जो डिप्लोमेट से बात की है इंटरनेशनल खबर एजेंसी से और पाकिस्तान के अखबारों से भी, उनका कहना यह है कि ये पीस नहीं है, ये पीस का सिर्फ एक फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ है। एक और भी इसका रिएक्शन और रद्दमल हुआ है, वो हुआ है पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्स के जनाब आर्मी चीफ जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तरफ से, जो पहले तो आपको पता है 3 दिन के लिए मिस्र में थे। वो इस वक्त दुनिया के मामला तय कर रहे हैं। वो कभी अमेरिका में होते हैं, कभी किधर होते हैं, कभी यूरोप में होते हैं, और अब वो ज़ाहिर है कि इस वक्त मशरक़ वस्ता के मामला तय कर रहे हैं, जहाँ वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज और GHQ का असर रसूख जो है वो पूरे मशरक़ वस्ता में उसे महसूस किया जाए। तो पहले वो 3 दिन इजिप्ट में थे, फिर वो उसके बाद जॉर्डन में थे, जहाँ मामला तय पा रहे हैं पाकिस्तानी ट्रूप्स की प्लेसमेंट के गज़ा के अंदर एज इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ISF। लेकिन उसके बाद वो पेशावर पहुँचे, और जब वो पेशावर पहुँचे तो वहाँ पर एक तो ज़ाहिर है कि जो कोर 11 है पेशावर के कोर कमांडर के साथ, तो उनकी ब्रीफिंग वगैरह हुई, जिसमें कहा गया कि उनको खित्ते के हालात के ऊपर, सिक्योरिटी के हालात के ऊपर, टेररिज्म के हालात के ऊपर, न्यू और भी जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के हैं, हमेशा यही लाइंस ISPR ने स्टेटमेंट इशू किए।
लेकिन उसमें ये भी है कि उन्होंने वहाँ पर एक जिरगे से खिताब किया, उसके बाद उनकी तस्वीर भी जिरगे के साथ इशू हुई हैं, जिसमें उन्होंने जिरगे के अमायदीन को ये बताया कि हम अफ़गानिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, हमने उनके साथ बहुत सब्र किया, वहाँ से हम पे हमले होते रहे, हमने उनकी बहुत ज़्यादा इकनॉमिक मदद करने की कोशिश की है, मकसद उनका ट्रेड वगैरह का है। और लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वहाँ पर फितना उल हिंदुस्तान जो है, उसको उन्होंने जगह दी हुई। ये ज़रा गौर कीजिए कि ये आईएसपीआर की ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अब आईएसपीआर की हर ऑफिशियल स्टेटमेंट बगैर किसी एविडेंस के टीटीपी को फितना अल हिंदुस्तान और कभी फितना अल खवारिज में ही डिस्क्राइब करती। तो उन्होंने कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे ऊपर क्रॉस बॉर्डर रेड्स हों। इसके बाद आईएसपीआर की स्टेटमेंट कहती है कि जो माहिदीन थे जिरगे के, उन्होंने चीफ साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया कि चीफ साहब ने उनको इतना खुला टाइम दिया और अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया, और चीफ साहब भी खुश थे और ट्राइबल जिरगे के अमायदीन भी खुश थे। ये और बात है कि सोशल मीडिया पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से सोर्सेज ये कहते हैं कि ये एक जाली जिरगा था, इसमें कोई जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, और असल जिरगा जो है, जिस तरह से असद कैसर साहब ने कहा है, वो बहुत जल्दी बहुत बड़ा जिरगा जो है इस इशू के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की गालिबन असम्बली के अंदर या पेशावर के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अच्छा, अब मूविंग फॉरवर्ड एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है इन मुज़ाकरात के दरमियान में, जिसे अफ़गानिस्तान के सोर्सेज और हिंदुस्तान के अखबारात उससे रिपोर्ट कर रहे हैं हेडलाइंस की शक्ल में, और पाकिस्तान के सोशल मीडिया से भी आप उसे कंफर्म कर सकते हैं। और वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन मुज़ाकरात के दरमियान में एक ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट आया जब अफ़गान तालिबान ये बार बार इसरार कर रहे थे कि पाकिस्तान से उनके ऊपर एक थर्ड कंट्री भी ड्रोन स्ट्राइक्स करता है, और उसकी सर्वेलेंस ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान से उड़ती हैं और हर वक्त वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन में होती हैं, और पाकिस्तान का डेलीगेशन जो है वो इन राइटिंग ये गारंटी करे कि ये ड्रोन स्ट्राइक्स जो हैं, यानी ड्रोन फ्लाइट्स जो हैं, ये रुकेंगी। और ये बात कतरीज के सामने की गई, ये बात तुर्कों के सामने की गई। अच्छा, एक इस मुज़ाकरात के दरमियान में चीज़ देखने वाली ये भी आई है कि दोनों जो साइड्स हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान, इनके दरमियान में बराह रास्त बातचीत बहुत कम हुई है, और बातचीत तुर्कों ने और कतरीज ने करवाई है। सो मच सो कि जो इनकी लंच ब्रेक्स होती रही हैं मील्स के लिए, वहाँ पर भी आपस में कोई बातचीत ये नहीं करते रहे। यानी एक ऐसे वक्त में जब हम अब इसराइल के साथ पींगें बढ़ा रहे हैं, उनकी खातर जाके हम गज़ा के अंदर उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। बरादर अफगानिस्तान के जो अफ़गान हैं, जो पहले हमारे भाई थे, जिनकी खातर 50 साल से हमने जंग व जदल की है इस खत्ते में, अब उनके साथ हम खाने के ऊपर भी, टेबल के ऊपर बैठने को हमें गवारा नहीं है, अपेरेंटली ऑप्टिक्स की हद तक। बहरहाल जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई वो ये हुई कि अकॉर्डिंग टू द अफगान एंड इंडियन सोर्सेज, जो उनकी छपी हैं और पाकिस्तान के सोशल मीडिया में है, लेकिन पाकिस्तान के किसी सरकारी अखबार टाइप में ये चीज़ नहीं है, कि पाकिस्तानी डेलीगेशन ने एक वन पॉइंट कहा कि ठीक है, हम ये ड्रोन स्ट्राइक का इशू पीछे पता करते हैं पिंडी इस्लामाबाद से। फिर उनको पीछे से झिड़कियाँ पड़ी और उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारी कमिटमेंट बड़ी सॉलिड किस्म की है, और ये ड्रोन फ्लाइट्स जो हैं ये पाकिस्तान से नहीं रुक सकती। और अब ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये ड्रोन्स जो हैं ये अमेरिका के हैं, जो ग़ालिबन गुज़िश्ता कई महीनों से अफ़गानिस्तान के लिए उड़ते हैं पाकिस्तान से, और वहाँ पे ये स्ट्राइक्स भी करते हैं। ये खासी इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन है, जो इससे पहले इस तरह से कंफर्म जो है वो नहीं हुई थी। अब ये वो सारा कॉन्टेक्स्ट है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान मुज़ाकरात, टेंशन, सीज़ फायर जो भी है, जिसके दरमियान में आपको हिंदुस्तान की जो बहुत ही मैसिव ट्राई सर्विस, उनकी जो एक्सरसाइजेज़ उन्होंने शुरू की हैं 2 दिन पहले, एक्सरसाइजेज़ त्रिशूल के नाम से, उनकी अहमियत को समझने की ज़रूरत है। ख़ास करके अगर आप इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर दें कि गुज़िश्ता 3, 4, 5 दिन से आज़ाद कश्मीर और अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो है, उसका जो बॉर्डर है उस पर खासी टेंस सिचुएशन है। नीलम वैली में जहाँ हल्के हथियारों का बेतहाशा इस्तेमाल किया गया, हैवी आर्टिलरी और वेपन्स वहाँ यूज़ नहीं किए गए। वैसे नीलम वैली में जब 4 दिन की जंग हुई थी पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान मई के महीने में, तो उस वक्त यहाँ पर बहुत ही खौफनाक किस्म की सिचुएशन थी, लेकिन अभी भी वहाँ पे खासा टेंस फायर का एक्सचेंज होता रहा है गुज़िश्ता 3-4 दिनों से, जिसकी खासी रिपोर्टिंग इंडियन साइड से हुई। लेकिन ये जो एक्सरसाइजेस हैं त्रिशूल की, जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइजेस हैं, जिसके अंदर हिंदुस्तान के स्पेशल कमांडो यूनिट्स हिस्सा ले रहे हैं, उसके अंदर उनके टैंक्स हिस्सा ले रहे हैं, आर्टिलरी हिस्सा ले रही है, उसके अंदर उनके रफ़ाल प्लेन्स हैं, सुकोई प्लेन्स हैं, उसके अंदर उनका पता नहीं क्या कुछ उसके अंदर है सारा। तीनों सर्विस की, एयरफोर्स है, नेवी है, ग्राउंड है। इसको कहने में तो ये है कि ये ऑपरेशनबिलिटी जो है और इंटीग्रेशन को चेक किया जा रहा है, ये हो रही है गुजरात और राजस्थान में। सर क्रीक एक तरह से इसका फोकस बनता है, क्योंकि वही एरिया बन जाता है राजस्थान गुजरात का। कहने में ये ऑपरेशनबिलिटी का ताल्लुक है, लेकिन हिंदुस्तान के जितने भी अखबार हैं, हिंदू को छोड़ के, हिंदू जो लेफ्ट ऑफ द सेंटर अखबार है, उसने सोबर सी इसके बारे में हेडलाइन लगाई है कि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर इंडिया की एक्सरसाइजेज हो रही हैं
और ये एक रूटीन की एक्सरसाइज बताई जाती हैं 12 दिन की। बाकी सारे हिंदुस्तान के अखबारों ने हेडलाइन लगाई है कि दिस इज़ अ मैसेज टू पाकिस्तान, पाकिस्तान में पैनिक है, पाकिस्तान में खौफ व हरास है। अच्छा, पाकिस्तान के अखबार से कोई नहीं ऐसी चीज़ पता चल रही कि पाकिस्तान के अंदर कोई पैनिक है या खौफ व हरास है। जिस चीज़ को पाकिस्तान का पैनिक और खौफ व हरास बताया जा रहा है हिंदुस्तान के ज़राए अबलाग में, उसकी एविडेंस ये है कि पाकिस्तान ने अपनी जो एयर स्पेस है उसमें रिस्ट्रिक्शंस की हैं, फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। तो ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जब हिंदुस्तान की मिलिट्री ने नोटम्स इशू किए हैं, विच आर नोटिसेस टू द एयरमैन, वो मैं टर्म आपको दिखाता हूँ। तो जब नोटम्स इशू किए हैं इंडिया ने, तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने अपनी फ़्लाइट को मॉडिफाई करना था, क्योंकि नोटम कहता ही है कि आप अपनी फ़्लाइट को मॉडिफाई करें और उसमें एडजस्ट करें। तो बहरहाल वो उसके साथ बहुत प्ले करें, लेकिन एक्चुअल इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, मैं समझता हूँ इस वक्त बीजेपी से ज़्यादा हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव रखना चाहती है। और जो कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, पॉज हुआ है, ये एक तरह से मसलसल नफसियाती दबाव जो है वो रखना चाहते हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि इन 12 दिनों में कुछ भी अनटोवर्ड चीज़ जो है वो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब जो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है, आप ये गौर कीजिए कि अगर पाकिस्तान नाआकबत अंदेशी और गैर दानिशमंदी से पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर को भी हम हॉट कर देते हैं, जिस तरह से हमारे एम्बिशियस जनरल साहब जो हैं, फील्ड मार्शल साहब हर वक्त धमकियां देते हैं, उनके पीछे पीछे ख्वाजा आसिफ भी लगे हुए हैं, तो अगर हम अफगानिस्तान के बॉर्डर को बहुत हॉट कर देते हैं तो इस इम्कान को आप रूल आउट तो नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान उसी किस्म का एक्सक्यूज़ यूज़ करके कि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, दहशत गर्दों को इन्फिल्ट्रेट करवाया जा रहा है आज़ाद जम्मू कश्मीर से, वो हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है कश्मीर के ऊपर, उस पर भी हम पे दबाव रखें, या सर क्रीक के ऊपर कोई वो नई एडवेंचरिज्म जो है शुरू कर दें और पाकिस्तान एक टू फ्रंट सिचुएशन में फंस जाए। आई एम श्योर कि GHQ में समझने वाले जो है वो सूरत हाल को अच्छी तरह से देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तरफ से सिग्नलिंग हो रही है इस सिचुएशन में एज अ रीजनल, एज अ पावर। ये भी देख लें कि आप अब जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, एंड इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जो हैं सुहेल आफरीदी साहब अपनी कैबिनेट का हल्फ वो लेंगे, गवर्नर लेंगे कैबिनेट का हल्फ, और सुबह सुबह आज के दिन में इस कैबिनेट का ऐलान किया। आफरीदी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल पे इनके आप नाम देख सकते हैं, मीना आफरीदी एंड सो ऑन। 10 इसमें प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं, 2 एडवाइज़र लेवल की पोजीशंस हैं और 1 इसमें स्पेशल असिस्टेंट है। ये आपको याद होगा कि इमरान खान से सुहेल आफरीदी साहब मिलना चाहते थे, उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने 2 दफ़ा वहाँ जाके धरना दिया, बड़ी देर घंटों बैठे रहे, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को लिखा, उनके बिहाफ पे उन्होंने शहबाज शरीफ जो है प्राइम मिनिस्टर, उनसे फ़ोन पे बात की, लेटर लिखा, बहुत कुछ उन्होंने किया, लेकिन उनकी मुलाकात जो है वो नहीं करवाई गई। और फिर 16 अक्टूबर को जब इमरान खान की मुलाकात हुई, जो खासी कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, उसकी मज़ीद तफसीलात मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इमरान खान का मैसेज, जब उज़्मा से, अपनी बहन उज़्मा खान से उनकी मुलाकात हुई, तो इमरान खान का मैसेज था सुहेल आफरीदी साहब के लिए कि आप अपनी एक मुख्तसर सी कैबिनेट बनाएं, और इमरान खान की तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई मिनिस्टर को कैबिनेट में कंटिन्यू करना है उसको करवाएं, जिसको नहीं करवाना उसको नहीं करवाएं, नए लोग लाना चाहते हैं लाएं। इमरान खान की तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं थी, लेकिन मुख्तसर की थी, और ख़ासी मुख्तसर ही है ये कैबिनेट, 10 + 2 + 1। अब इसमें मुज़म्मल असलम जो है वो इकनॉमिक साइड के ऊपर एज एन एडवाइज़र कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत तवक्को थी लोगों को, एक कंट्रोवर्सी कि शायद यहाँ तैमूर झगड़ा को रोल मिलेगा, तैमूर झगड़ा को रोल नहीं दिया आफरीदी साहब ने। अलबत्ता तैमूर जो पहले रह चुके हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तैमूर झगड़ा ने इस अपॉइंटमेंट को, जो कैबिनेट का डिक्लेरेशन, इसे उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए वेलकम किया है। अब अगर एक तरफ ये पॉजिटिव एक सिचुएशन है कि कैबिनेट बन गई है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक वॉर ऑफ वर्ड्स हो रही है, जिसमें बहुत से प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, कि प्रिंसिपली तौर पे सलमान अकरम राजा, आलिया हमज़ा और अली ज़फ़र, बैरिस्टर अली ज़फ़र, वो इस वॉर ऑफ वर्ड्स में शामिल हैं, जिसका फोकल पॉइंट तो ये है कि अहमद चट्टा जो प्रेसिडेंट थे सेंट्रल पंजाब के PTI के, और बिलाल इजाज़ जो सेक्रेटरी जनरल थे, मेरा ख्याल है वहीं पे, उनको जब हटा दिया गया, अली हमज़ा ने नोटिफिकेशन इशू किया, और मेरे ख्याल किसी अली इमरान या इमरान अली को उन्होंने उस वक्त इस पोजीशन पे लगा दिया आफ्टर द मीटिंग विद इमरान खान। और इमरान खान की मीटिंग के बाद अकॉर्डिंग टू आलिया हमज़ा उन्हें यही कन्वे किया गया था कि इमरान खान की यही बन जाए। ये और बात है कि जब इमरान खान का मैसेज पब्लिश हुआ ट्विटर के ऊपर, उनके अपने ट्विटर हैंडल में, उनकी बहन के ज़रिए, तो उसमें एक ये चीज़ की भी थी, जहाँ पे चारसद्दा, खैबर और बाड़ा में जो जिरगा हुआ, जो जलसे हुए, उसको सराहा गया। वहाँ उसके आखिर में एक जुमला था जिसे मैंने इग्नोर कर दिया था अपने पिछले व्लॉग के अंदर जब मैंने उसको डिस्कस किया था। वो ये था कि अहमद चट्टा और बिलाल
जो एजाज हैं इनको मैंने नहीं हटाया, ये वफादार हैं, ये तो इन्होंने बहुत तकलीफ़ें जो हैं वो बर्दाश्त की हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है कि अहमद चट्टा जो हैं उनको गोली भी लगी थी, गोली तो नहीं लगी थी, ग्रेजिंग हुई थी उनको बुलेट्स की, वो ज़ख्मी हो गए थे जब वज़ीराबाद में इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ था 2 नवंबर 2022 में। लेकिन पीटीआई के बहुत सोर्सेस से मेरी बात हुई एक दिन पहले, और जो पीटीआई के उस तरह से मतलब सियासी मशहूर लीडर नहीं है, लेकिन पीटीआई के अंदर दानिशवरों की भी बहुत बड़ी तादाद पाई जाती है। तो मुझे कहने लगे कि इमरान चूँकि जेल में हैं और 2 साल 3 महीने हो चले हैं, उनको 5 नवंबर को 2 साल 3 महीने हो जाएंगे, तो इमरान को बाहर की दुनिया का नहीं पता। इसमें कोई शक नहीं है कि चट्टा को उस वक्त ज़ख्मी हो गए थे क्योंकि इमरान खान के साथ थे, लेकिन उसके बाद से चट्टा साहब ने सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट की हैसियत से कोई रोल उन्होंने प्ले किया नहीं है। और अगर सेंट्रल पंजाब से मोबिलाइजेशन ना हो सकी तो उसमें चट्टा की गैर दिलचस्पी या उनका इनकॉम्पिटेंस या उनका इंटरेस्ट न लेना जो है वो उसमें सर फहरिस्त है। इमरान खान इज़ नॉट अवेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ केसेस, और उनको ये कहना भी नहीं चाहिए था। बहरहाल ये कंट्रोवर्सी मच गई जिसमें सलमान अकरम राजा साहब, अच्छा ये बार बार एक फ़िल्म के सीन की तरह, पहले सलमान अकरम राजा साहब ने एक किस्म के ट्वीट किए, फिर उन्होंने दूसरी किस्म के ट्वीट किए, फिर उन्होंने तीसरी किस्म के ट्वीट किए। मैं कोशिश करता हूँ आपको कुछ दिखा भी दूँ। वो फ्रस्ट्रेट भी बहुत हो गए कि मुझ पर क्रिटिसिज्म हो रही है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। आलिया हमजा अपनी एक्सप्लेनेशन दे रही हैं। एक दरमियान में मज़ाहिया सीन ये भी हुआ है कि पहले सलमान अकरम राजा ने ये कहा था, बल्कि इमरान खान की तरफ से कहा गया था कि जो लिस्ट होगी इमरान खान से मुलाकातियों की, उससे सलमान अकरम राजा ही जेल की अथॉरिटीज़ को भेजा करेंगे। लेकिन फिर सलमान अकरम राजा ने प्रोटेस्ट किया कि वो लिस्ट भेज रहे थे और अली ज़फ़र ने भी लिस्ट भेज दी है, तो वो भी एक मजाक बना हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मैं इन तमाम चीज़ों की तफसील में जाए बगैर इसके बेसिक क्रक्स में जाता हूँ कि सारा का सारा है क्या। ये सारा है इसलिए कि इमरान खान, जिनसे तमाम मॉरल अथॉरिटी फ़्लो करती है डिसीजन मेकिंग की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उस इमरान खान तक जर्नैल साहिबान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, लीडर्स की, वकला की, वर्कर्स की तमाम तर जो एक्सेस है उसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि कई दफ़ा ये मुलाकात हफ़्तों तक नहीं हो सकती। जब 2 हफ़्तों के बाद ये मुलाकात होती है तो ये सिर्फ 30, 40, 45 मिनट की होती है, जिसमें 4-5 लोगों ने इमरान खान से बात करनी होती है, ब्रीफ करना होता है, बात ठीक तरह से नहीं हो सकती। सो ना इनको कम्युनिकेशन ये कर सकते हैं, ना ये इमरान खान को बता सकते हैं कि बाहर क्या सूरत हाल है, ना इमरान खान समझ सकते हैं कि बाहर क्या सूरत हाल है, ना इमरान खान इनको ठीक तरह से बता सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन चैनल है ये इंटरप्ट हो चुका है। अब जनरल साहिबान, मैं समझ सकता हूँ कि फ़ौजी हज़रात जो हैं वो बड़े खुश हैं कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फूट पड़वा दी है, टूट फूट हो गई है, तोड़ फोड़ हो रही है। वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी दुश्मन या ओपोनेंट है, वो कमज़ोर हो रही है। मेरा इस्तदलाल बड़ा डिफरेंट है। मेरी हम्बल एडवाइस है, मैं हूँ तो खैर किसी खाते में नहीं, लेकिन मेरी एक एज ए सिंसियर हम्बल एडवाइस है GHQ के थिंकर्स को कि इससे वो अपने आप को, ये पाकिस्तान को मजबूत नहीं कर रहे। और चूँकि पाकिस्तान है भी उन्हीं की जागीर, तो जितनी ज़्यादा ये जागीर में कयास होगा और ये कमज़ोर होगी, उतना ज़्यादा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी कमज़ोर होगी। और अपने ओपोनेंट को कभी इतनी ज़्यादा कमज़ोरी या शिकस्त और रीख्त में न लेके चले जाएं कि आप उसके साथ डील ही ना कर सकें। अब इसमें कोई शक नहीं है कि ये सोचते हैं कि हमेशा डील ही नहीं करनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन जो दूसरी तरफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इमरान खान की पार्टी नहीं है। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं पाकिस्तान के गुज़िश्ता 3-3.5 बरस में कि दर हकीकत पाकिस्तान के लोगों की जो तर्जुमान या रिप्रेजेंटेटिव है वो यही टूटी फूटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और जितना ज़्यादा इसको आप कयास में रखेंगे, इतना ही पाकिस्तान के सियासी मसाइल का कल को हल निकालना मुश्किल से मुश्किल होता चला जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज जो कुछ मैंने पहले कहा है उससे चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मुश्किल है वो समझना। लेकिन ये जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, इससे सूरत हाल बड़ी क्लियर आपको समझ आएगी। पाकिस्तान की जो सारी मारधाड़ है अफ़गान तालिबान के ऊपर, काबुल पे, कंधार पे ड्रोन स्ट्राइक्स करना, मिसल स्ट्राइक्स करना, अल्लाह बेहतर जानता है वो ड्रोन स्ट्राइक्स अमेरिका से करवा रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ भी है इसमें बेसिक असम्पशन क्या है, इस आर्गूमेंट दलील की असम्पशन ये है कि अफ़गान तालिबान काबुल को और अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करते हैं, हम उन पर दबाव डालेंगे, हम उनको प्रेशर डालेंगे तो वो हमारे बिहाफ पे TTP को कंट्रोल करेंगे। अगर पाकिस्तान के ताबड़तोड़ हमलों के नतीजे में या प्रेशर के नतीजे में अफ़गान तालिबान की हुकूमत ही क्रैक कर जाती है, उसके अंदर डिफरेंट फैक्शंस पैदा हो जाते हैं, उनका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है अफ़गानिस्तान से, तो फिर वो सवा करेंगे हमारे लिए, वो इसे कहते हैं कुछ भी हमें डिलीवर नहीं कर सकेंगे। तो जब आपने किसी से डिलीवरी करानी होती है तो ये ज़रूरी होता है कि आप उसको इंटैक्ट रखें,
कल कला किसी भी स्टेज पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक न्यूक्लियस होगा ही नहीं, तो फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किसके साथ बातचीत करके चीज़ों को आगे लेकर चल सकेगी? बिकॉज पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ और उनके अब्बा की, वो तो सारी ख़त्म हो चुकी है। ये तो सबको पता होना चाहिए कि उनकी अब कोई उनकी ग्राउंड के ऊपर सिरे से कोई प्रेजेंस नहीं है। मैं पर्सनली तौर पे ये समझता हूँ कि ये वक्त है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का कि उनको सीरियसली सोचना चाहिए कि हमें इमरान खान को किस तरह से जेल से निकालना चाहिए। इमरान खान जेल से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान बज़िद है कि मेरी बात मानी जाए। मैं समझता हूँ इमरान खान के बाहर जो रियलिटी शेप हुई है दुनिया में, उससे भी इमरान खान डिस्कनेक्टेड है। इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। वो जो बिब्लिकल स्टोरी है जो इस्लाम में भी है असहाबे कहफ की, वो वाली कहानी यहाँ पे हो चुकी है। इमरान खान को नहीं पता कि दुनिया तब्दील हो चुकी है। इमरान खान को शायद ना पता हो कि किस तरह से इस्लामाबाद में कत्लेआम हुआ है। इमरान खान को शायद ठीक तरह से ना पता हो कि मुरीदके में किस तरह से बेदर्दी से लोगों को मारा गया। इमरान खान को शायद ठीक तरह से ना पता हो कि 50,000 लोग जो हैं उनके खिलाफ FIR काटी गई है। इमरान खान को शायद ठीक तरह से ना पता हो कि हज़ारों लोग जो हैं वो पाकिस्तान से चले गए हैं। फैक्ट्स एंड स्टेटिस्टिक्स को 40 मिनट में कह देना इज़ नॉट द एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और इमरान खान को शायद ठीक तरह से, यानी अब तो पता चल रहा होगा उनको, यानी अब हम सब हैरान है कि हम सोच नहीं सकते थे कि पाकिस्तान के ट्रूप्स जो हैं वो इसराइल की खिदमत करने के लिए गज़ा में अपॉइंट हो सकते हैं। तो ये एक बदली हुई सूरत हाल है जिसे इमरान खान को समझना है। इमरान खान को बाहर निकालना जेल से, आई डू नॉट नो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती हैं, बिकॉज इमरान खान की ज़िद है कि वो पाकिस्तान से कहीं नहीं जाना चाहते। पर्सनली मैं समझता हूँ, हमेशा से मैं समझता हूँ कि इमरान खान को कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान से बाहर चले जाना चाहिए था। और अगर जर्नैल साहिबान ये इसरार करते हैं, अगर उनकी ये इसरार है कि वो इसी कंडीशन पे छोड़ते हैं, और इमरान खान की इज़्ज़त को पता नहीं अब कैसे चेंज किया जा सकता है, लेकिन इमरान खान के लिए बहुत ज़रूरी है एज अ डॉक्टर। मैं समझता हूँ ये ठीक है कि इमरान खान बहादुर हैं, वो एक अपने आप को, उन्होंने एक दफ़ा नहीं कहा कि मुझे तकलीफ़ है, उन्होंने एक दफ़ा नहीं कहा कि मेरे दिल में मसला है, उन्होंने एक दफ़ा नहीं कहा कि मेरे सर में कोई मसला है, उन्होंने एक दफ़ा नहीं कहा कि मेरे किडनी में कोई प्रॉब्लम है। वो तमाम शिकायत जो आसिफ अली ज़रदारी, नवाज़ शरीफ और तमाम प्रिजनर्स प्रेजेंट करते रहे हैं, इमरान खान ने कभी वो केस अपना बनाया ही नहीं है। लेकिन एज अ डॉक्टर मैं ये महसूस करता हूँ, एज समवन हु इज़ वेरी फेमिलियर विद दी, कि कैसे स्ट्रेस आपकी बॉडी के पूरे ढांचे के ऊपर असरअंदाज होती है। 2 साल 3 महीने हो जाएंगे 5 नवंबर को, इसका एक पता नहीं खिला क्या रहे हैं, पिला क्या रहे हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन इस स्ट्रेस का और इस सारे टाइम पीरियड में इमरान खान को बेतहाशा रिवर्सल्स फेस करने पड़े हैं। उनकी बहुत सी एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें जो हैं पूरी नहीं हुई। ये तमाम चीज़ों की एक स्ट्रेस इमरान खान के दिल, दिमाग, किडनी के ऊपर इम्पैक्ट इसका प्रोड्यूस हुआ होगा। अगर इमरान खान को खुदा न खास्ता जेल में कुछ हो जाता है, तो ये नवाब अकबर खान बुगती के कत्ल से ज़्यादा बड़ा तूफ़ान होगा पाकिस्तान के लिए। बलूचिस्तान में बलोच 50% हैं। बलूचिस्तान के बहुत बड़ी टेरिटरी में 1.25 करोड़ की आबादी के अंदर बलोच जो हैं वो 50 लाख होंगे, 40 लाख होंगे, पता नहीं कितने होंगे। लेकिन 5 करोड़ का खैबर पख्तूनख्वा और कराची शहर की सबसे बड़ी पख्तून आबादी बहुत बुरी तरह से मुतासर होगी साइकोलॉजिकली और इमोशनली, और ये पाकिस्तान की रियासत के लिए स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो मेरा तो कम अज़ कम एनालिसिस ये है कि इमरान खान को तो बल्कि कन्विंस करना चाहिए कि जी प्लीज़ आप हमारी जान छोड़ दें, अडयाला जेल से निकलें, और जाना उनको चाहिए बरतानिया, जहाँ वो अपने बेटों से मिल सकें, उनके साथ वॉक कर सकें, कोई उनका एक पूरा कंप्लीट थॉरो कई दिन का मेडिकल एग्जामिनेशन हो, वो कोई जाएं पहाड़ों पे फिरें, कोई जॉगिंग करें, कोई निकलें, वो देखें उनके जिस्म की क्या सूरत हाल है। उसके बाद वो दुनिया के हालात देख सकें, उनको पता तो सही चले कि पिछले इस सारे टाइम पीरियड में दुनिया में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ जो हैं वो आ चुकी हैं। तो मेरा तो कम अज़ कम ये इस्तदलाल है इस हवाले से। अब मैं थोड़ा सा अमेरिका में थोड़ी सी खबर देख लूँ, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप, खैर रोज़ ही डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ नई चीज़ ऐसी करते हैं कि दुनिया हैरान परेशान रह जाती है। लेकिन एक नोटिफिकेशन उन्होंने इशू कर दिया है 2026 में। उन्होंने रिफ्यूजीज़ की जो सीलिंग रखी है कि अमेरिका में कितने लोग रिफ्यूजी स्टेटस में आ सकते हैं, वो 7,500 रखी है। ये फिगर कितना छोटा है अमेरिका के रिफ्यूजी स्टेटस एब्जॉर्ब करने के हवाले से, कि जब बाइडन का आखिरी साल था तो 1 लाख लोग जो हैं वो उन्होंने एज ए रिफ्यूजी, उन्हें अमेरिका में रिफ्यूजी स्टेटस जो है वो दिया गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ 7,500 उनकी सीलिंग नहीं रखी, उसमें उन्होंने ये ख्वाहिश का भी इजहार किया है कि इसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो साउथ अफ्रीका की जो सफ़ेद फॉर्म अफ्रीकान रेसिस कम्युनिटी है उसमें से होने चाहिए। उन्हें कितना शौक है अमेरिका आने का, उसका इससे अंदाज़ा लगा लें कि 2025 में सिर्फ 130 रिफ्यूजी जो हैं वो साउथ अफ्रीका के अफ्रीकान अमेरिका में आए हैं। और लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, और वहाँ पे जो स्याह फॉर्म हुकूमत है साउथ अफ्रीका की, जिसको डोनाल्ड ट्रंप शदीद नफरत करते हैं, वो बहुत बुरा उनके साथ सलूक कर रही।
इसी गुज़िश्ता 1-2 दिन में एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन उस वक़्त हुआ जब यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में टर्निंग पॉइंट यूएसए का एक इवेंट हो रहा था और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस वहाँ पे थे और वहाँ पे एक हिंदुस्तानी जो स्टूडेंट हैं जो बड़ी आर्टिकुलेट थी खातून यंग, उन्होंने जेडी वांस को बड़े चुभते हुए सवाल पूछे। वो वीडियो मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ ख़त्म करते हुए आपके लिए, जिसमें उन्होंने उनको कहा कि आपने उषा वांस से जब शादी की थी तो अपने बच्चों को आपने क्या फेथ और क्या रिलीजन दिया है, और आप जब इमिग्रेंट्स के खिलाफ यहाँ बातें करते हैं तो ये किस तरह से आपने डिस्टिंग्विश किया कि वो जो इमिग्रेंट्स पहले आए थे वो तो ठीक थे और ये जो इमिग्रेंट्स हैं ये जो अब आ रहे हैं ये ठीक नहीं है। ये वीडियो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको देखिए, ये बहुत देखना है, इसको ज़रूरी है। Hello, Mr. Vice President. Thank you so much for giving this opportunity to talk here today. I did not agree with many of the things that you said right ahead of this, but I don't think that's my point to discuss here. What I want to ask is, you are married to a woman who is not Christian. In her Wikipedia, I mean, I just looked it up. I wanted to know what her faith was. I didn't know this before. But she still calls herself Hindu. You are raising 3 kids in interracial, cultural, racial, religious household. How are you maintaining, or how are you teaching your kids not to keep your religion ahead of their mother's religion? Or how are you teaching them that your kind, they're that kind who got here just few years or few decades ago is different or is better than your mom's kind who got here just a generation before? How are you balancing that? And when you talk about too many immigrants here, when did you guys decide that number? Why did you sell us a dream? You made us spend our youth, our wealth in this country and gave us a dream. You don't owe us anything. We have worked hard for it. Then how can you as a vice president stand there and say that we have too many of them now and we are going to take them out to people who are here rightfully so by paying the money that you guys asked us? You gave us the path, and now how can you stop it and tell us we don't belong here anymore? So, and one more thing, I'm sorry, one more thing. Sure. Do you have to There's be... a lot there. I don't know if I'm going to remember all this, but I will try. I'm sorry. I had to say all of this, and please take it with due... I mean, I'm saying all of this with due respect. Go ahead. Please. I have no intention of causing a scene here or anything, but... We're not close to causing a scene, don't worry. But we talked about Christianity, all of this. I'm not even Christian, and I'm here standing to show support. Why are we making Christianity one of the major thing that you have to have in common to be one of you guys, to show that I love America just as much as you do? Why is that still a question? Why do I have to be a Christian? Okay, so